चारों तरफ गहरा अंधेरा था। गाड़ियों की हेडलाइट्स जंगल को चीर रही थी। धूल हवा में उड़ रही थी और आरव की रगों में सिर्फ गुस्सा और उबलता हुआ खून दौड़ रहा था। गहरे सन्नाटे को चीरती हुई मीरा की एक चीख निकलती है। उसके पाँव कांप रहे हैं और आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। पा, आप जिंदा है? 5 साल। 5 साल तक मैं आपको मरा हुआ समझती रही। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? जवाब दीजिए। आनंद शर्मा अपनी छड़ी पर जोर देते हुए 2 कदम आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर पिता का वो प्यार नहीं, बल्कि एक शातिर, शैतानी मुस्कान थी। आनंद शर्मा ठंडी और भारी आवाज में, बेटी, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। 5 साल पहले अगर मैं अपनी मौत का नाटक नहीं करता तो सिंह पैलेस का वो सीक्रेट खजाना और तुम्हारी बनाई पेंटिंग के पीछे छुपा कोड कभी मेरे हाथ नहीं लगता। और विक्रम राजपूत मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। मीरा के दिमाग में जैसे 1000 बिजलियां एक साथ कड़क उठीं। जिस पिता की तस्वीर पर वो रोज फूल चढ़ाती थी, जिसके कातिल को ढूंढने के लिए आरव अपनी जान पर खेल रहा था, वही पिता इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था। आरव कंधे से बहते खून को अनदेखा करते हुए मीरा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी दहक रही हैं। शरीर पर अनगिनत जख्म हैं, लेकिन उसकी ग्रिप में अब भी मीरा का हाथ मजबूती से थमा हुआ है। आरव गंभीर और खौफनाक आवाज में, आनंद शर्मा, मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी पूरी जिंदगी मीरा की हिफाजत में लगा दी और तुमने मुझे यूज किया। लेकिन याद रखना, जब तक आरव सिंघानिया की आखिरी सांस चल रही है, तब तक कोई मीरा को छू भी नहीं सकता। विक्रम राजपूत सिगार की राख झाड़ते हुए अपनी जेब से एक ऑटोमेटिक गन निकालता है और आरव के माथे पर तान देता है। विक्रम राजपूत ठहाका मारते हुए, खेल खत्म आरव सिंघानिया, अब तुम अपनी इस जलती हुई बादशाहत के साथ इतिहास बन जाओगे। आनंद जी, आदेश दीजिए। इस आवारा कुत्ते को यहीं ढेर कर दूं? आनंद शर्मा, बिना किसी भावना के, खत्म कर दो इसे और मीरा को गाड़ी में बैठाओ। जैसे ही विक्रम की उंगली ट्रिगर पर जाने ही वाली होती है, तभी आरव मुस्कुराया। उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। ये वही इमरजेंसी ट्रिगर था जो उसने पैलेस के पीछे के अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक से कनेक्ट कर रखा था। आरव मुस्कुराते हुए, अगर मैं नरक में जाऊंगा तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। गाड़ियों में आग लग जाती है। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और गुंडों में भगदड़ मच जाती है। हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ चीख पुकार छा जाती है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर आरव मीरा को अपनी बाहों में उठाता है और खाई की तरफ जाने वाले घने जंगल के रास्ते भागने लगता है। पीछे से लगातार गोलियों की आवाजें आ रही है। एक गोली आरव की पीठ को छूती हुई निकल जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए वो दोनों एक पुरानी वीरान गुफा के पास जाकर रुकते हैं। आरव जमीन पर गिर पड़ता है। उसका खून बहुत तेजी से बह रहा है। उसकी आंखें बंद हो रही हैं। मीरा आरव का सिर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह रोते हुए, आरव, आंखें खोलो आरव, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज आरव।
मेरी तरफ देखो। आरव कांपते हुए हाथ से मीरा का चेहरा छूता है। उसके होठों से खून की बूंद टपकती है। वो मीरा के कान के पास झुकता है और अपनी टूटी हुई सांसों में फुसफुसाया। आरव, हकलाते और तड़पते हुए। मीरा, वो वो इंसान तुम्हारे असली पापा आनंद शर्मा नहीं है। वो। और इसके बाद आरव की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं। चीखती खामोशी। जंगल की वीरान, अंधेरी गुफा। मूसलाधार बारिश, गरजती हुई बिजली और गुफा के अंदर थमती हुई सांसें। पानी की बूंदें गुफा की छत से टपककर आरव के खून से सने चेहरे पर गिर रही थी। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से आरव की नब्ज को छुआ। नब्ज पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मीरा, चीखते हुए, नहीं आरव, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो आरव, आंखें खोलो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। उठो। लेकिन आरव के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। आरव के आखिरी शब्द मीरा के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वो तुम्हारे असली पापा नहीं है। मीरा की आंखों में बहते आंसुओं की जगह अचानक एक खौफनाक आग ने ले ली। जो लड़की कुछ घंटों पहले तक डरी सहमी थी, आरव की इस हालत और उस कड़वे सच ने उसे अंदर से तोड़कर एक आग बना दिया था। तभी गुफा के बाहर भारी जूतों के कीचड़ में छप छप करने की आवाजें सुनाई देती हैं। टॉर्च की तेज रोशनी की किरणें गुफा की दीवारों पर नाचने लगती हैं। बाहर से एक आवाज आती है, ढूंढ रो। उस आशिक की लाश यहीं कहीं होगी और उस लड़की को घसीटकर बाहर निकालो। विक्रम और सफेद बालों वाला वो इंसान आनंद शर्मा का हमशक्ल गुफा के मुहाने पर आकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम सिगार सुलगाते हुए ठंडी हंसी हंसता है। विक्रम, वाह यशवर्धन, 5 साल तक अपने ही जुड़वा भाई आनंद शर्मा का मुखौटा पहनकर तूने कमाल का नाटक किया। दुनिया समझती रही कि आनंद शर्मा मर गया, जबकि असली आनंद तो 5 साल पहले ही कब्र में जा चुका था। गुफा के पीछे पत्थर के पीछे छिपी मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें रुक गईं। सामने खड़ा इंसान उसका पिता आनंद शर्मा नहीं, बल्कि उसके पिता का क्रूर, आवारा जुड़वा भाई यशवर्धन शर्मा था। वही यशवर्धन जिसे 10 साल पहले उसके पिता ने जायदाद और गैरकानूनी कामों की वजह से बेदखल कर दिया था। यशवर्धन शातिर मुस्कान के साथ, अगर मैं आनंद का रूप न धरता तो उस 500 करोड़ की सीक्रेट पेंटिंग और वसीयत तक कैसे पहुंचता? असली आनंद तो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में 5 साल पहले ही मेरी गोली का शिकार हो गया था। अब बस इस लड़की के फिंगरप्रिंट चाहिए, फिर वो खजाना मेरा होगा। यशवर्धन गुफा के अंदर कदम बढ़ाता है। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर बेजान पड़े आरव पर पड़ती है, वो उस पर अपनी गन तान देता है। यशवर्धन, ये कीड़ा तो मर चुका है, पर अब मीरा कहाँ छिपी है? तभी गुफा के अंधेरे से मीरा एक जलती हुई लकड़ी की मशाल लेकर बाहर निकलती है। उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। मीरा, दहाड़ते हुए, राक्षस, तूने मेरे पापा को मारा, तूने आरव को मारा। मीरा जलती हुई मशाल सीधे यशवर्धन के चेहरे पर दे मारती है। आह! यशवर्धन चीख उठता है। उसका चेहरा झुलस जाता है और गन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। विक्रम चौंक कर अपनी गन निकालता है, लेकिन मीरा जमीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाकर पूरी ताकत से विक्रम के हाथ पर मारती है। गन कीचड़ में गिर जाती है।
यशवर्धन जलते हुए चेहरे के साथ मीरा की गर्दन दबोच लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। मीरा का दम घुटने लगता है। यशवर्धन खूंखार आवाज में, बहुत होशियार बन रही थी ना? अब तू भी अपने बाप और इस आरव के पास जाएगी। यशवर्धन जेब से चाकू निकालता है और मीरा के पेट में घोंपने ही वाला होता है कि अचानक एक फौलादी हाथ हवा में लहराता है और यशवर्धन की कलाई को मरोड़ देता है। क्रैक! हड्डी टूटने की भयानक आवाज। यशवर्धन दर्द से चीख पड़ता है। पीछे खड़ा विक्रम आंखें फाड़े देखता रह जाता है। सामने आरव सिंघानिया खड़ा था। उसकी छाती से खून बह रहा था, आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे साक्षात यमराज जमीन पर उतर आया हो। आरव ने दिल की धड़कन रुकने का नाटक करके अपनी सांसों को रोक रखा था ताकि वे उसे मरा हुआ समझकर बेफिक्र हो जाएं। आरव खौफनाक आवाज में, मैंने कहा था ना, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी मीरा को कोई छू भी नहीं सकता। आरव यशवर्धन को उठाकर गुफा के नुकीले पत्थरों पर पटक देता है। यशवर्धन का सिर पत्थर से टकराता है और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है। आरव मीरा का हाथ पकड़ता है और उसे पीछे खींचता है। विक्रम डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी वो अपनी जेब से एक ब्लैक बायोमेट्रिक रिमोट निकालता है। विक्रम पागलों की तरह हंसते हुए, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम जीत गए? नहीं। आनंद शर्मा ने मरने से पहले उस पेंटिंग के खजाने में एक बायोकेमिकल बम सेट किया था। अगर 5 मिनट के अंदर मीरा के फिंगरप्रिंट उस मेन सर्वर पर नहीं लगे, तो सिंह पैलेस के 10 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा जहरीला गैस धमाका होगा कि पूरा शहर श्मशान बन जाएगा। रिमोट की स्क्रीन पर रेड टाइमर चालू हो जाता है। विक्रम, अब बोलो आरव, अपनी मीरा को बचाओगे या इस शहर के 5 लाख बेगुनाह लोगों को? समय शुरू होता है अब। विक्रम रिमोट फेंककर अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। आरव और मीरा के सामने अब जिंदगी का सबसे भयानक धर्म संकट था। एक तरफ शहर के 5 लाख बेगुनाह लोग और दूसरी तरफ मीरा की जान का सौदा। गुफा के अंदर लाल रंग की लाइट ब्लिंक कर रही थी। आरव ने अपनी बहती हुई चोट पर शर्ट का कपड़ा कसकर बांधा। उसकी आंखों में जिद थी। आरव गंभीर आवाज में, मीरा, हमारे पास रोने का समय नहीं है। 4 मिनट में ये पूरा इलाका श्मशान बन जाएगा। हमें पैलेस के अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचना होगा। आरव ने गुफा के बाहर खड़ी विक्रम की मॉडिफाइड हैवी बाइक की तरफ दौड़ लगाई। उसने वायर जोड़कर बाइक स्टार्ट की। आरव दहाड़ते हुए, बैठो मीरा, कसकर पकड़ लो। मीरा पीछे बैठी और बाइक हवा से बातें करने लगी। रात के सन्नाटे में जलते हुए पैलेस की तरफ बढ़ती वह बाइक नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों की आखिरी उम्मीद दौड़ रही थी। टाइमर 120 सेकंड शेष। सिंह पैलेस का मुख्य हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन उसका अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर फायरप्रूफ और बुलेट प्रूफ था। आरव ने जलती हुई लकड़ियों के बीच से बाइक को बंकर के भारी लोहे के दरवाजे पर दे मारा। बाइक छिटककर दूर गिरी। दोनों घिसटते हुए बंकर के अंदर दाखिल हुए। अंदर की लाल लाइटें और सायरन चीख चीख कर तबाही का ऐलान कर रहे थे। दीवार पर लगे डिजिटल मॉनिटर पर पीली जहरीली गैस का प्रेशर बढ़ता दिख रहा था। टाइमर कंप्यूटर की डिजिटल आवाज, वार्निंग, बायोकेमिकल गैस रिलीज होने में 60 सेकंड शेष।
कृपया बायोमेट्रिक पासकोड एंटर करें। आरव ने मीरा को खिंचकर स्कैनर के पास पहुंचाया। आरव हांफते हुए, मीरा, अपना हाथ रखो, जल्दी। मीरा ने कांपता हुआ हाथ स्कैनर पर रखा। हरी लाइट जली। कंप्यूटर की आवाज, फिंगरप्रिंट मैच्ड। मीरा शर्मा। अंतिम सुरक्षा कोड 4 डिजिट मास्टर कोड एंटर करें। 30 सेकंड शेष। पिता की आखिरी पहेली। मीरा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका माथा पसीने से तरबतर था। मीरा घबराकर चीखते हुए, कोड? कैसा कोड? पापा ने मुझे कोई कोड नहीं बताया। आरव, मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टाइमर। आरव ने मीरा के दोनों कंधे पकड़े और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। आरव, दिमाग पर जोर दो मीरा। तुम्हारे पापा एक आर्टिस्ट थे। वो हर चीज को अपनी आर्ट में छुपाते थे। डायरी का वो पन्ना याद करो। 4 अगस्त 2018। या वो पहली पेंटिंग जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थी। मीरा की आंखों के सामने उसके पिता की कही आखिरी बात गूंज उठी। बेटा, मेरी सबसे पहली पेंटिंग का नाम ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबी होगा। मीरा की पहली पेंटिंग का नाम था, लेकिन कोड अंकों, नंबर्स में था। मीरा का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। H8, O15, P16, E5। नहीं, यह बहुत लंबा है। मीरा चीखी। तभी उसे याद आया। उसके पिता हमेशा फोन का पिन 0408 4 अगस्त रखते थे। टाइमर। मीरा की कांपती उंगलियों ने स्क्रीन पर दबाया। 0 4 0 8 एंटर। सेकंड खामोशी और महाट्विस्ट। पूरे बंकर में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। टाइमर स्टॉप्ड। कंप्यूटर की आवाज, बायोकेमिकल इमरजेंसी अबॉर्टेड। सिस्टम ओवरराइड सफल। लाल सायरन बंद हो गए और सफेद रोशनी जल उठी। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। आरव वहीं दीवार से टिककर बैठ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। मीरा रोते हुए मुस्कुराई। हमने कर दिखाया आरव। हमने शहर को बचा लिया। तभी बंकर के पिछले हिस्से से तालियों की गूंज सुनाई देती है। एक भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठता है। धुएं के बीच से एक व्हीलचेयर बाहर आती है। उस व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा, कमजोर, ऑक्सीजन मास्क लगा इंसान बैठा था और व्हीलचेयर के पीछे खड़ा था विक्रम। विक्रम के हाथ में गन थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक जीत की मुस्कान थी। विक्रम ठहाका मारते हुए, शाबाश मीरा, बहुत शानदार। मुझे पता था कि तुम अपने बाप का कोड ढूंढ लोगी। इस बंकर में छुपा 50,000 करोड़ का ग्लोबल डिजिटल खजाना केवल आनंद शर्मा की बेटी ही अनलॉक कर सकती थी। तुमने बम नहीं रोका। तुमने मेरे लिए खजाने का तिजोरी खोल दिया। मीरा की नजर उस व्हीलचेयर पर बैठे इंसान पर पड़ती है। जैसे ही उसने ऑक्सीजन मास्क हटाया, मीरा के गले से आवाज नहीं निकली। वह इंसान कोई और नहीं, उसके असली पिता आनंद शर्मा थे, जो पिछले 5 सालों से विक्रम राजपूत की कैद में पैरालाइज्ड हालत में जिंदा थे। जंगल में आया यशवर्धन तो सिर्फ एक ढोंग था। आनंद शर्मा मास्क हटाकर टूटती आवाज में, मीरा, भागो, आरव को लेकर भागो। यह बंकर। विक्रम राजपूत गन आरव के माथे पर सटाते हुए,
अब भागने का समय खत्म हो चुका है आनंद जी। आपका काम खत्म, आपकी बेटी का काम खत्म, और इस आरव सिंघानिया का खेल हमेशा के लिए खत्म। गोली की आवाज से पूरा बंकर थर्रा उठा। मीरा की चीख निकल गई, लेकिन खून आरव का नहीं बहा। विक्रम के हाथ से गन छिटक कर दूर जा गिरी। उसकी कलाई से खून की धार बहने लगी। विक्रम दर्द से कराहते हुए पीछे हटा। बंकर के मुहाने पर धुएं के बीच एक खौफनाक साया खड़ा था। उसका आधा चेहरा आग से झुलसा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में गन थमी थी। वह कबीर था, वही बॉडीगार्ड जिसे विक्रम ने महल में जलने के लिए छोड़ दिया था। कबीर, खून थूककर हांफते हुए, विक्रम राजपूत, तूने मुझे मोहरा बनाया और आग में मरने के लिए छोड़ दिया। कबीर किसी का एहसान नहीं रखता और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। कबीर दोबारा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि विक्रम के गुंडों ने कबीर पर गोलियों की बौछार कर दी। कबीर गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने आरव को वह एक मौका दे दिया था जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही विक्रम गन उठाने के लिए नीचे झुका, आरव हवा में उछला और उसकी छाती पर सीधा फ्लाइंग किक जमा दी। विक्रम दूर सर्वर की लाइटों वाले शीशे पर जा टकराया। कांच के हजारों टुकड़े हवा में बिखर गए। आरव, दहाड़ते हुए, खून से सने चेहरे के साथ, तूने मेरी माँ जैसी सिंह पैलेस को जलाया। तूने मीरा के पिता को 5 साल तक तड़पाया। आज तेरा कोई भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। विक्रम ने जमीन से कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और आरव के पेट पर वार किया। आरव की पसली पर गहरा कट लगा, लेकिन आरव ने दर्द को अनदेखा करते हुए विक्रम की गर्दन दबोच ली। दोनों के बीच बंकर की धातु की फर्श पर खूनी हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच 2 नकाबपोश गुंडे मीरा की तरफ बढ़े। मीरा पीछे हटी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने जमीन पर पड़ा लोहे का भारी पाइप उठाया और पूरे जोर से एक गुंडे के सिर पर दे मारा। तभी व्हीलचेयर पर बैठे पैरालाइज्ड आनंद शर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अपने कांपते हुए बाएं हाथ की उंगली से अपनी व्हीलचेयर के हैंडल पर लगा एक सीक्रेट बटन दबाया। व्हीलचेयर के निचले हिस्से से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक की 2 तारें निकली और दूसरे गुंडे के पैर से जा टकराईं। गुंडा तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आनंद शर्मा, गर्व से टूटती आवाज में, मेरी बेटी अकेली नहीं है। 50,000 करोड़ का सच, महाविनाश या इंसाफ। बंकर के मेन सर्वर की स्क्रीन पर डेटा डाउनलोड 99% पर पहुंच चुका था। विक्रम राजपूत आरव की ग्रिप से छूटकर सर्वर कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। विक्रम राजपूत, पागलों की तरह हंसते हुए, डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया। यह 50,000 करोड़ का डिजिटल खजाना अब मेरे इंटरनेशनल अकाउंट में पहुंच चुका है। आरव, तू हार गया। तभी व्हीलचेयर पर बैठे आनंद शर्मा की आवाज बंकर के स्पीकरों में गूंज उठी। आनंद शर्मा, विक्रम, तू बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जिस खजाने को तू पैसा समझ रहा है, वो कोई धन दौलत नहीं है। वो तेरे पिछले 20 सालों के काले कारनामों, ड्रग सिंडिकेट और नेताओं की रिश्वतखोरी का डिजिटल एविडेंस है। क्या? विक्रम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। स्क्रीन पर लिखा आया, ब्रॉडकास्टिंग टू इंटरपोल नेशनल मीडिया। अपलोड कंप्लीट। आनंद शर्मा, मुस्कुराते हुए, मैंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यह जाल बुना था। अब पूरी दुनिया तेरे काले कारनामों को लाइव देख रही है। हार के डर से विक्रम का दिमाग घूम गया।
उसने सर्वर के नीचे लगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट लीवर खींच दिया। सायरन बज उठा, वार्निंग, बंकर कोलैप्स इन 30 सेकंड्स। बंकर की छत से भारी पत्थर और लोहे के बीम गिरने लगे। आरव ने बिना समय गंवाए विक्रम को आधेरी जोरदार पंच मारा, जिससे विक्रम टूटते हुए सर्वर के मलबे के नीचे दब गया। आरव ने आनंद शर्मा की व्हीलचेयर को संभाला और मीरा का हाथ कसकर थाम लिया। आरव चीखते हुए, मीरा, इमरजेंसी एग्जिट लिफ्ट की तरफ भागो, जल्दी। वे तीनों इमरजेंसी लिफ्ट में घुसे और आरव ने लीवर ऊपर खींच दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ भागी। ठीक नीचे एक भयानक धमाके के साथ पूरा सीक्रेट बंकर जमीन के अंदर समा गया। राख से उठी नई दुनिया। स्थान सिंह पैलेस का बाहरी मैदान। समय सुबह के 6 बजे। सूरज की पहली सुनहरी किरणें आसमान को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। सिंह पैलेस अब सिर्फ राख और टूटे हुए पत्थरों का ढेर बन चुका था, लेकिन उसी राख के बीच 3 जिंदगियां आजाद होकर नई शुरुआत करने जा रही थी। मीरा अपने पिता आनंद शर्मा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। 5 साल का दर्द, इंतजार और बिछड़ने का हर ज़ख्म आज आंसुओं में बह रहा था। थोड़ी दूर आरव अपने कंधे के गहरे घाव पर पट्टी बांध रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने एक आखिरी बार सिंह पैलेस की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चलने लगा। मीरा ने उसे जाते देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आरव, रुको। आरव ठहर गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। मीरा दौड़कर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, प्यार था। मीरा, धीमी आवाज में, हर बार मुझे बचाकर चले जाओगे? कभी अपने लिए भी रुक जाओ। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा। आरव, मेरा रास्ता खतरों से भरा है मीरा। मेरे साथ रहोगी तो सिर्फ दर्द मिलेगा। मीरा मुस्कुराई। उसने धीरे से आरव का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। दर्द तो तब था जब तुम मेरे साथ नहीं थे। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आरव ने पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए मीरा के माथे को हल्के से छुआ। उसी समय आनंद शर्मा उनके पास आए। उन्होंने दोनों के हाथों को एक साथ पकड़कर कहा, जिंदगी ने तुम दोनों से बहुत कुछ छीन लिया। अब एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। मीरा ने शर्माते हुए आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आरव ने पहली बार बिना झिझक कहा, अगर तुम तैयार हो तो इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई और बोली, अब कोई मिशन नहीं, सिर्फ हमारी कहानी। दूर उगता हुआ सूरज और राख के बीच हाथों में हाथ डाले चलते आरव और मीरा। हर जंग का अंत होता है, लेकिन कुछ मोहब्बतें वहीं से शुरू होती हैं। और इस तरह तबाही, खौफ और बारूद के बीच 5 साल के लंबे इंतजार और अनगिनत ज़ख्मों को पीछे छोड़कर आरव और मीरा ने राख के ढेर से अपनी एक नई दुनिया का पहला कदम बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, क्या तूफानों के साए इतनी आसानी से पीछा छोड़ देते हैं? क्या आरव की अतीत की परछाइयां उन्हें चैन की सांस लेने देंगी? क्या आरव और मीरा का यह प्यार मुकम्मल हो पाएगा, या किस्मत ने उनके सब्र का एक और इम्तिहान लिख रखा है? जानिए कहानी के अगले पड़ाव में। राख से उठी नई दुनिया का सीजन 1 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आरव और मीरा की ये लव स्टोरी और ये रोमांच भरा सफर पसंद आया हो,
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आरव का फैसला सही था? और सीजन 2 में आप क्या देखना चाहते हैं? इस कहानी का सीजन 2 सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जंग और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।